नहीं जी दोस्तों, आप कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 1। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इफ ऑल द पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम स्पेसिफिक लोन ओनली, इफ ऑल द पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम रनिंग फाइनेंस ओनली। तो इसमें उसने हमसे स्पेसिफिक लोन भी पूछा, जनरल लोन भी पूछा। वो कहता है बोलान पाकिस्तान लिमिटेड इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस on 1st जनवरी 2023 but is expected to complete it by 30th नवंबर 2023। तो 11 महीने की कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है। The management wants to ascertain the borrowing cost that can be included in the cost of warehouse. Relevant details in this respect are as follows. Expected payments related to construction of the warehouse will be as follows. पहली पेमेंट 1 Feb को हुई है, तो जनवरी का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होगा नहीं। फैब में हुई है, अप्रैल में हुई है, सितंबर में हुई है, और जो कंस्ट्रक्शन के बाद हुई है वो भी रेलेवेंट, उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जब हम बिल्डिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, बिल्डिंग में कितना खर्चा हुआ है, तो उस कॉस्ट में तो आएगा, टोटल कॉस्ट में आएगा। लेकिन बोरिंग कॉस्ट में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट किसके बाद हो रही है? कंस्ट्रक्शन के बाद हो रही है। The project can be financed through the following sources: specific loan of 350 million at the rate of 16% per annum to be obtained on 1st January 2023. The principal will be payable in 5 equal installment along with interest from 1st January 2024। इसका मतलब है इस साल ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट नहीं हो रही, सारी रीपेमेंट कब हो रही है? कंस्ट्रक्शन के बाद हो रही है। ओके। दूसरा वो कह रहा है कि विदड्रॉल टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, द फैसिलिटीज विल आल्सो बी यूज्ड टू फाइनेंस अदर नीड्स ऑफ बीपीएल। द डिटेल्स ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज फॉलोज। बैंक ए, बैंक बी, एवरेज उन्होंने हमें लोन दे दिया है, रेट लगाएंगे तो एवरेज इंटरेस्ट आ जाएगा। एवरेज इंटरेस्ट को एवरेज लोन से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 10% पर एनम। और ये हम सीख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम का सवाल सिर्फ स्पेसिफिक लोन में पैदा होता है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द इंटायर मंथ ऑफ जून ड्यू टू यूजुअल मॉनसून रेन्स। यही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बनाया, जरा देखें, सेम क्वेश्चन है। लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या है? मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में जो रोमन 6 है, आखिरी जो एडजस्टमेंट है, उसमें लिखा है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज सस्पेंडेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द इंटायर मंथ ऑफ जून ड्यू टू अनयूजुअल। तो आई कैप ने किसके साथ पूछा? ये यूजुअल के साथ। अगर यूजुअल हो तो फिर हम सस्पेंशन पीरियड कंसिडर नहीं करते, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम को भी ट्रीट करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था। उसने कहा था कि भाईजान पहले स्पेसिफिक लोन से कर लो फिर जनरल लोन से। स्पेसिफिक लोन लिया 1 जनवरी को, कंस्ट्रक्शन भी 1 जनवरी को, लेकिन जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? फर्स्ट फैब से 30 नवंबर कितने महीने बनेंगे? 10 महीने। तो 350 रुपए का लोन है, 350 को मल्टीप्लाई करें 16% से और मल्टीप्लाई करें 10/12 से, देखें कितना इंटरेस्ट बनता है स्पेसिफिक लोन पे। 46.67 हमारे पास ये क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट बन जाएगा जो उस पर। अब हम देखते हैं हमारे पास सेविंग के लिए कितना बचा हुआ है। अब वो टोटल 350 है, पहली पेमेंट कर रहा है 1 फरवरी को 40 की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बच जाएगा? 310। वो क्या करेगा भैया? इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, ये 310 क्या करेगा? इन्वेस्ट। 310 अगली पेमेंट कब आ रही है? 1 अप्रैल को आ रही है, तो 310 में से 120 पे करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रह जाएगा? 190 रह जाएगा। और उसके बाद 1 सितंबर को 100 माइनस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रह जाएगा? 90। वो इन्वेस्ट कर देगा। और इन्वेस्टमेंट का रेट कितना है? 10%। तो 310 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड 2/12 कितना बनता है? फैब और मार्च इन्वेस्ट रहेगा। फिर 1 अप्रैल को आप पेमेंट करेंगे तो 190 रह जाएगा। अगली पेमेंट आ रही है सितंबर में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने, 5/12। 190 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 5/12 क्या बनेगा? 7.92। फिर 1 अप्रैल को पेमेंट कर दी थी, अब 1 सितंबर की पेमेंट आ गई है। 1 सितंबर को कितनी पेमेंट की है उसने? और पैसे कितने पड़े थे हमारे पास?
190 पड़े थे, 100 पे कर दिया, 90 रह गए। 90 मल्टीप्लाई में 10% मल्टीप्लाई में 3/12 कितना? 2.25। तो इन्वेस्टमेंट इनकम को लेस करवाएं तो कितनी आती है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड? सिंपल। जनरल लोन में मैंने आपको बताया था, जनरल लोन में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है किस डेट को कितने फंड यूटिलाइज हुए। तो सबसे पहले उसने कब पैसे यूज किए जरा देखो। 1 फैब को 40, तो पहले ये लिखो 1 फैब 40। दूसरी कब पैसे यूज हुए? 1 अप्रैल 120, तो 1 अप्रैल लिखो, साथ लिखो 120। और फिर अगली पेमेंट क्या हुई है? 1 सितंबर कितने की? 100 की। और जो पेमेंट हमारी कंस्ट्रक्शन के बाद आ रही है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब कैपिटलाइज नहीं करते। ये था। अब नीचे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना था। एवरेज लोन उसने खुद दे दिया था 220 और 280। एवरेज रेट मल्टीप्लाई करें जरा, 220 मल्टीप्लाई बाय 13.7% क्या बनेगा? 30 आंसर से बता रहे हो? खुद किया ना? गुड। और दूसरा एवरेज लोन कितना है क्वेश्चन में? 280 मिलियन है। 280 मिलियन एवरेज लोन है, 14.6% लगाओ। तो टोटल आपके पास एवरेज इंटरेस्ट आ गया कितना? 71 पॉइंट। एवरेज इंटरेस्ट को एवरेज लोन से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 14.2 हमारा कैपिटलाइजेशन रेट है। तो ऊपर जरा जाए, तो उन्होंने पैसे यूज किए 40, 160, 260, और साथ इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली पेमेंट है 1 फैब, तो 1 फैब से ये पेमेंट हमने दी। और फिर कंस्ट्रक्ट, एक बात ध्यान में रखनी है, जनरल लोन में पहली डेट इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी डेट सेम होती है। दोबारा बोल रहा हूं ना, पहली डेट क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि दूसरी सेम होती है। क्योंकि जो डेट 1 फैब को आपने पेमेंट की है, 1 फैब को, उस पर इंटरेस्ट कब तक कैलकुलेट होगा? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो वो है नवंबर 30। दूसरी पेमेंट आपने कब की? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को पहली डेट इंपॉर्टेंट है, जिस डेट को पैसे, दूसरी डेट क्या होगी? जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, 30 नवंबर। तीसरी पेमेंट कब की? 1 सितंबर। कब तक इंटरेस्ट लगेगा इस पे? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट रहती, तो 30 नवंबर। तो पहली डेट इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी डेट जो होती है वो क्या होती है? वो जिस डेट को आपका प्रोजेक्ट क्या हो रहा होता है, कंप्लीट हो रहा होता है। तो पहली पेमेंट की हमने 40 मिलियन की 1 फैब को, तो 30 नवंबर तक कितने महीने बनेंगे? बोलो। आप उसकी वर्किंग को ना देखें, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करें। 1 फैब से आपके नवंबर 30 तक कितने महीने बनेंगे? 10 महीने बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। ओके। और जो दूसरा वो है, क्या कहते हैं उसे, दूसरी पेमेंट आपने कब की है? दूसरी पेमेंट की आपने 1 अप्रैल को। तो मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, बाकी सारी वर्किंग सेम रखें। 40 मिलियन की आपने पेमेंट की, तो वो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10 माह का। दूसरी पेमेंट की 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से नवंबर 30 तक कितने महीने बनेंगे? 8 मंथ, तो ये 8 महीने हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी पेमेंट की है 1 सितंबर को। 1 सितंबर से कब तक चलेगी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने बनेंगे? 3 महीने। ठीक है। अब आपका कैपिटलाइजेशन रेट क्या निकला है? 40.2%। अब मेरे हिसाब से जरा करके देखो आंसर मैच होता कि नहीं। आपने पहला बैलेंस यूज किया 40, 40 को मल्टीप्लाई करो 14.2% मल्टीप्लाइड बाय 10/12, बताओ कितना आता है? 4.773। ओके। आगे 120 मिलियन यूज किया, 120 को मल्टीप्लाई करो 8/12 मल्टीप्लाइड बाय 14.2%, कितना बनता है? 11.36। ओके। अगली पेमेंट आपने किया 1 सितंबर को 100 मिलियन की। 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 14.2% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, कितना बनता है? 3.55। अब इन तीनों का टोटल करना, 4.73 प्लस 11.36 प्लस 3.55, वही सेम। तो बेहतर स्ट्रेटेजी ये कि पहली डेट सेम रखें, एंडिंग डेट जिस डेट को आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। और अगर चाहें तो ये वर्किंग भी यूज कर सकते हैं कि बैलेंस का टोटल करते जाएं, 40, 120 आ गया 160, और फिर एक पेमेंट से अगली पेमेंट के मंथ कैलकुलेट कर लें, रेट तो सेम ही रहेगा। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे, या टोटल मंथ्स ले लें डेट ऑफ यूजेज से डेट ऑफ कंप्लीशन तक, या फिर आप जिस डेट को नया बैलेंस यूज करें उसको ऐड कर दें और पिछले के महीने लगाएं, उससे अगली के जो वर्किंग हुई उसको भी कर सकते। बोले जी, क्लियर है? किसी को एतराज? गुड।